बायलॉज को लेकर आखिर इतना घमासान क्यों? आखिर क्या है ये बायलॉज और क्यों इनको लेकर अखनूर म्युनिसिपल कमेटी में गतिरोध बना हुआ है? आखिर क्यों कुछ पार्षदों ने कैमरे के सामने कुछ और कहा और चोरी छुपे इन बायलॉज को उसी दिन पास कर दिया? इस तमाम सारे सवालों का जवाब आपको आज की हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से देखेंगे और आपके दिमाग में जो भी सवाल इन बायलॉज को लेकर है, कोशिश करेंगे उन सभी सवालों का जवाब हमारी आज की इस रिपोर्ट में मिल जाए। मीटिंग का भी फैसला कुछ नहीं हुआ। हमने बोला एक बार और मौका दिया है। हम अपने जितने 13 पार्षद हैं कमेटी के बाहर कहीं बैठ के आपस में पूरा डिस्कस करेंगे। बाईलॉज में 80% तो सही है, तो जो 10-20% है उसको हम करेंगे अमेंडमेंट। हमने ओल्ड सिटी के सुनो, क्या फायदे होंगे? फ़ायदा लोगों को नुकसान फ़ायदा ये भी हो सकता है जिसका नक्शा नहीं बनता है, किसने लोन लिमिट लेनी है उसका नया नक्शा बनेगा, फीस जमा प्रॉपर्ली होगी तो उसको बेनिफिट है। ऐसी बात नहीं है, बिजनेसमैन को बेनिफिट है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके टाइम्स और मैं हूं अतुल सूदन। जिस मुद्दे के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है, विवादों में है, चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं अखनूर म्युनिसिपल कमेटी के बायलॉज की, जिसको लेकर एक मर्तबा फिर जो है अखनूर म्युनिसिपल कमेटी काफ़ी चर्चा में रही, जिसको लेकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अखनूर ने लगभग 3 मर्तबा इसको पास करने के लिए, अप्रूव करने के लिए मीटिंग भी बुलाई, जिसमें पहली मर्तबा मीडिया को भी मौका मिला कि अखनूर म्युनिसिपल कमेटी के जर्नल हाउस मीटिंग को कवर किया जाए, जिसमें प्रमुख तौर पर जो हमें पहली मीटिंग से समझ आया कि ये बायलॉज जो हैं ये अखनूर शहर पे लागू करने के लिए भेजे गए हैं, जिसको अप्रूव करना था इस हाउस ने, जिसमें प्रमुख तौर पर यह था कि किस तरीके से अखनूर म्युनिसिपल कमेटी में, इसकी जुरिस्डिक्शन में, अखनूर की 13 वार्डों में अगर किसी को कोई घर बनाना है, कोई दुकान बनानी है या मौजूदा घर और दुकान को बढ़ाना है, एक मंजिल और बनानी है, तो उसको लेकर जो बिल्डिंग परमिशन चाहिए, जो नक्शा पास करवाना है, अगर आसान भाषा में मैं बात करूं तो उसको लेकर ये कानून थे, जो इससे पहले लगभग 35 म्युनिसिपैलिटीज़ में पास हो भी चुके थे। आखिर क्या नौबत आई इनको अब यहाँ पर लागू करने की? आखिर ये आए कहाँ से, बनाए किसने, और आखिर ये हैं क्या? इस सब के ऊपर आज बड़े विस्तार से हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं कि ये बायलॉज की आखिर शुरुआत हुई कहाँ से। अक्टूबर 2021 में एडवोकेट विलक्षण सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक केस किया जाता है कि जम्मू कश्मीर की तमाम सारी म्युनिसिपैलिटीज़ जो हैं, जो काम कर रही हैं आज तक, उनके अपने कोई बायलॉज नहीं हैं, उनके कोई कानून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर नक्शे पास होते हैं, वहाँ पर बिल्डिंग परमिशंस दी जाती हैं, वहाँ पे फ़ाइन किया जाता है, लेकिन उनके अपने कानून नहीं हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डिवीज़न बेंच ने इस मामले को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL कहते हैं, उस तौर पर एक्सेप्ट किया और संबंधित विभाग के सेक्रेटरी को अगले 6 हफ्तों की मोहलत दी कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें और हो सके तो इसके बायलॉज जो हैं वो लागू करके रिपोर्ट सबमिट करें। लगातार तब से ही अर्बन लोकल बॉडीज़ जो विभाग है उनके द्वारा ये बायलॉज अलग अलग म्युनिसिपैलिटीज़ में भेजे गए, जो बारी बारी कर हर जगह इम्प्लीमेंट हुए, और आखिर में सिर्फ एक म्युनिसिपैलिटी जो शेष बची थी, अखनूर म्युनिसिपल कमेटी, उसने भी इनको बीते दिनों पीछे अप्रूव कर दिया। ये सिर्फ अखनूर को लेकर नहीं थे, ये तमाम सारी जितनी भी म्युनिसिपल कमेटीज़, काउंसिल्स थी, वहाँ पर ये बायलॉज लागू करने थे। इससे पहले श्रीनगर और जम्मू सिटी में तो पहले से ही बायलॉज इम्प्लीमेंटेड हैं, लेकिन जितनी भी छोटी म्युनिसिपल कमेटीज़ थी या काउंसिल्स थी, वहाँ पर ये रूल लागू नहीं थे, उनके लिए अब ये बायलॉज फ्रेम किए गए। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल सबसे पहला जो खड़ा होता है कि ये बायलॉज बनाए किसने? जहाँ तक जानकारी मिलती है तो ये बायलॉज जो हैं विभाग ने बनाए हैं, जबकि चाहिए ये था कि जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं संसद में भी कानून बनाए जाते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कृषि कानून या और बहुत सारे कानून जो हैं वो बनाए गए थे।
कानून जो है वो हमेशा लेजिस्लेचर्स, चुने हुए नुमाइंदे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा था। कानून बनकर ऊपर से आए थे, इनको कहा गया था आप इनको लागू करें या अप्रूव करें। अब ऐसे में जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा था उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि इन कानूनों को समझा जाए, पढ़ा जाए, इसकी रियलिटी को समझा जाए कि हकीकत क्या है, और फिर एक गहन चर्चा के बाद इसको लागू किया जाए। क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट एक टिप्पणी करती है कि भारत में बहुत सारे कानून ऐसे बन जाते हैं जिसके ऊपर चर्चा नहीं होती कि क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, क्या वाकई में ज़मीनी हकीकत में ये कानून लागू हो सकते हैं, लेकिन हम उन कानूनों को बना देते हैं, बाद में बार बार उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या कहीं उसी रास्ते पर ये बायलॉस भी तो नहीं चल गए? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमने पहली मीटिंग इसकी कवर करी थी तो कुछ पार्षदों ने ये आवाज़ उठाई थी कि लगभग 167 पेजों का ये बाय लॉ उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको इसकी कॉपी चाहिए, वो इसको पढ़ना चाहते हैं, और अगर लोगों के हक में होगा तो वो इसको लागू करेंगे, तब उनका ऐसा कहना था। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ये कॉपीज़ उनको प्रोवाइड करी, उसके बाद दोबारा मीटिंग हुई, इसके ऊपर चर्चा भी हुई, कुछ ने और समय मांगा, और जो आखिरी मीटिंग हमने इसकी कवर की उस दिन भी हमसे जो बातचीत हुई है, चाहे वो नवनियुक्त चेयरमैन हैं जिन्होंने अभी शपथ लेनी है, उनका भी यही कहना था कि अभी इसके ऊपर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, हम लोग बाहर बैठेंगे, कुछ विशेषज्ञों को बिठाएंगे, समझेंगे, और जहां ज़रूरत होगी वहां इसको चेंज करेंगे और फिर लागू करेंगे। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है, ऑन कैमरा ये चीज़ बोलने वाले लोग चोरी छुपे उसी दिन साइन करके 8 लोग इन बायलॉज को पास करवाते हैं। अब ऐसे में इनको पास करने की जल्दबाजी क्या थी? क्या इनके बिना शहर में पहले कोई बिल्डिंग दुकान नहीं बन रही थी? क्या अखनूर शहर की कंस्ट्रक्शन काम रुके हुए थे? या किसी अधिकारी के दबाव के अंडर आकर इन्होंने कुछ ऐसे फैसले ले लिए जो आने वाले दिनों में अखनूर शहर के तमाम जनता के खिलाफ हो सकते हैं? हम ये भी नहीं कह रहे कि सरासर ये बायलॉज लोगों के खिलाफ हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अखनूर शहर को अगर दिमाग में रखा जाए तो इसको लागू करना कहीं पे भी संभव नहीं है। लेकिन हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारे वोट मिले हैं उनको हमारा फैसला लेने का अधिकार है, हक है, इसलिए उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से इसको सही पाया और इसको पास कर दिया। थोड़ी सी कोशिश हमने भी की कि आखिर इसको समझा जाए और जनता को समझाया जाए, क्योंकि पिछले दिनों भी जब चेयरमैन चुनने की बात थी तब भी जब हमने स्टोरीज चलाई तो कुछ एक नेताओं को बहुत आपत्ति व्यक्त हुई कि आखिर लोगों से क्यों पूछा जा रहा है चेयरमैन कौन बनेगा, क्योंकि चुनना तो पार्षदों ने है। जी बिल्कुल, चेयरमैन चुनना तो पार्षदों ने ही था, लेकिन चुनना जनता के लिए था, शायद ये आप लोग भूल गए थे। और आज भी अगर हम इन बायलॉज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, इसके नफ़े नुकसान बता रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कि आपको चुनकर भेजा है, आपकी मर्ज़ी है आप पास करें, वो इसलिए क्योंकि ये इसका सीधा असर जो है हर एक निवासी के ऊपर पड़ने वाला है, जिसमें ये पार्षद भी शामिल होंगे क्योंकि ये भी इसी शहर के अंदर रहते हैं, इनकी दुकानें, इनके व्यवसाय भी इसी शहर में हैं, नक्शे इनको भी पास करवाने होते हैं, बिल्डिंग परमिशंस इनको भी लेनी हैं। अब जब हमने इस बायलॉज को पढ़ने की कोशिश की तो हमें तो बहुत दिक्कत आई, जितना हम पढ़े हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हम भी इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुकात रखते हैं, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग ड्राइंग हमने भी पढ़ी है, लेकिन सच बता रहा हूँ आपको कि बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई हुई इनको समझने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ऐसे में इन पार्षदों ने आखिर इसमें ऐसा क्या फ़ायदा देख लिया, आखिर किन लोगों ने इन पार्षदों को पढ़ाया, समझाया, इसके फ़ायदे गिनाए कि जो इन्होंने इतनी जल्दबाजी में इसको पास कर दिया? क्योंकि लगभग 167 पेज का ये बायलॉज अगर समझने की ज़रूरत पड़े तो अभी तक मैं भी इसको ज़्यादा नहीं समझ पाया हूँ। सबसे आखिर में ये रिपोर्ट बना रहा हूँ। अगर अखनूर मीडिया की बात करूँ, मेरे से पहले काफ़ी सारे दोस्त इसके ऊपर काफ़ी सारी खबरें चला चुके हैं। हम
इसीलिए लेट हो गए, इसीलिए देरी हो गई कि हम समझना चाहते थे कि आखिर ये है क्या। और हमने जब इसकी पुरानी पृष्ठभूमि निकाली कि ये शुरू कहाँ से हुआ, तो हमने जिस तरीके से आपको बताया कि एडवोकेट विलक्षण सिंह द्वारा जो केस फाइल किया गया, जिसको PIL बनाया, जिसके बाद कोर्ट का ये प्रेशर था कि बायलॉज क्यों नहीं है, आज तक कैसे आपकी नगर पालिकाएँ काम कर रही हैं, उसके बाद ये बायलॉज जो हैं वो आते हैं और बारी बारी हर जगह पे पास होते हैं। जिस तरीके से अखनूर में पास हुए, मुझे उम्मीद है बाकी जगह भी उसी तरीके से पास हुए होंगे। अब आखिर ये बायलॉज हैं क्या? ये बायलॉज वो कानून हैं जिसके तहत आप आने वाले दिनों में अखनूर टाउन में, अखनूर की 13 वार्डों में अपने घर, मकान, पैलेस, दुकान, किसी भी चीज़ का नक्शा अप्रूव करेंगे, बिल्डिंग परमिशन लेंगे तो आपको इसके मुताबिक चलना होगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं और वो समझने वाली हैं। सबसे पहले जब ये बायलॉज यहाँ पर लागू होंगे, क्योंकि तो वो अब होने हैं, क्योंकि इन्होंने पास कर दिए हैं, तो हमारा अखनूर शहर जो है वो 3 हिस्सों में मुख्य तौर पर विभाजित होना चाहिए, जिसमें एक रेजिडेंशियल एरिया होगा, यानी कि रिहायशी इलाका होगा जहाँ पर हमारे मकान बनेंगे, एक कमर्शियल एरिया होगा जहाँ पे व्यवसाय होगा, और एक मिक्स एरिया होगा जहाँ पर दोनों चीज़ों की अनुमति होगी। आप व्यवसाय के लिए भी दुकानें बना सकते हैं और आपके मकान, दोनों चीज़ें होंगी। अब इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग पैरामीटर्स, गाइडलाइंस हैं, अलग अलग रूल्स हैं, कानून हैं, जिसमें मुख्य तौर पर क्या है कि जहाँ पर आपको अपना नक्शा पास करवाना है, आपको अपना मकान बनाना है, घर बनाना, दुकान बनानी है, वहाँ पर रास्ता कितना होना चाहिए, आपको अपने प्लॉट के अंदर कितनी ज़मीन आगे छोड़नी है, कितनी पीछे छोड़नी है, ये सब कुछ इस बायलॉज के हिसाब से आप चलेंगे तो ही आपका नक्शा, तो ही आपका जो है बिल्डिंग परमिशन आपको मिलेगी, जिसके बाद आप काम कर सकते हैं। इसमें प्रमुख तौर पर जो 3-4 टर्म्स, जो शब्द बार बार इस्तेमाल हुए हैं, जिसके आसपास ये बायलॉज घूमते हैं, उनमें से पहला है ROW, रो, यानी कि राइट ऑफ वे। आसान भाषा में कहूँ तो रास्ता, जिसमें नाली भी बनेगी और आपका रास्ता भी होगा। इसके अलावा एक होगा बिल्डिंग लाइन। अभी तक हमने देखा जो हमारा प्लॉट साइज़ होता था, हम बिल्कुल फ्रंट से ही अपनी दीवार चाहे 4 द्वारी करते थे, चाहे उसी के ऊपर दुकान बना देते थे, चाहे घर बना देते थे, लेकिन अब वो सब नहीं चलने वाला। अब आपको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग लाइन क्या है? सेंटर से आपको, रोड के सेंटर से कितनी ज़मीन छोड़नी है अपने प्लॉट के अंदर भी, जिसके बाद आप अपना प्लेंथ वर्क शुरू कर सकते हैं। ये सब गाइडलाइंस जो हैं इस बायलॉज के अंदर दी हैं। लेकिन बात फिर वहीं पर अटकती है कि जल्दबाजी क्यों? जब अभी तक अखनूर शहर में ये फ़ैसला ही नहीं हुआ कि रेजिडेंशियल, रिहायशी, मकान वाला एरिया कौन सा होगा, व्यवसाय दुकानों वाला एरिया कौन सा होगा और मिक्स एरिया कौन सा होगा, आपने कैसे ये बायलॉज पास कर दिए। अब अगर कल को मुख्य बाज़ार को कमर्शियल या पक्का डंगा को रेजिडेंशियल घोषित कर देते हैं, तो वहाँ पे कैसे मकान पास होंगे? जहाँ पर 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट की गली है, वहाँ पर कैसे किसी की दुकान बनेगी? क्या इसके बारे में किसी ने सोचा है? या सिर्फ किसी के प्रेशर के अंडर आकर, किसी राजनीति साजिश के तहत, किसी को टारगेट करने के लिए आपने ये बायलॉज जो हैं वो पास कर दिए? दर्शकों को बता दूं कि इसमें जो 3 कैटेगरी मैंने बताई, R के अंडर यानी कि रेजिडेंशियल के अंडर हमारे घर आ जाते हैं, जिसको आगे सब क्लासीफाई किया गया है R1, R2, R3 में। जहां R1 के अंदर डिटैच्ड, सेमी डिटैच्ड, रो हाउसेस यानी कि एक लाइन में जो घर हैं वो सब आता है। वहीं R2 के अंदर यहाँ पर आपको बता दूं मैं, फार्म हाउस, कॉटेज इंडस्ट्री, फ्लैट्स, जिम्स, अनाथ आश्रम, ओल्ड एज होम, पेइंग गेस्ट, ये सब आता है। और R3 के अंदर ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट्स, राइज अपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी मंजिलों वाले जो हम फ्लैट्स देखते हैं वो सब आ जाएगा। मल्टी लेवल पार्किंग भी जो है वो R3 में आएगी। और जब हम कमर्शियल की बात करते हैं, C1 के अंदर रिटेल शॉप्स, जितनी भी दुकानें हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। C2 के अंदर हमारी लैब्स आती हैं, स्कैनिंग सेंटर्स आते हैं, डिपो आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, क्लिनिक्स आती हैं, गेस्ट हाउस आते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल आते हैं। और C3 की बात करें, इसमें शॉपिंग मॉल, कम्युनिटी हॉल, म्यूज़ियम, वेजिटेबल मंडीज़,
गुड्स मार्केट, पेट्रोल पंप, ये सब C3 के अंदर आता है। C4 में होटल्स आते हैं जिनकी 4 रेटिंग या 5 रेटिंग है। बैंक्वेट हॉल्स जो हैं वो C4 के अंडर आते हैं। C5 के अंडर आपके ऑडिटोरियम, स्टेडियम आते हैं। तो ये सब कैटेगरीज़ हैं। अब इसमें सिर्फ 1 से 2 चीज़ें मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि समझने के लिए आखिर ये चीज़ है क्या। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि रेजिडेंशियल एरिया में आपको मकान बनाने के लिए जो सबसे कम है वो आपको कम से कम 3 मीटर का राइट ऑफ वे चाहिए, यानी कि रास्ता चाहिए 3 मीटर, जो लगभग 9.8 फीट के आसपास बनता है। इतना आपको रास्ता चाहिए, तभी आप अपने मकान के लिए बिल्डिंग परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे न्यूनतम है, जबकि अभी इसकी कैटेगराइजेशन, इसको आगे अलग अलग हिस्सों में बांटना बाकी है। रेजिडेंशियल के अंडर ही 3 कैटेगरी हैं, जिसमें सबसे कम 3 मीटर, उससे ऊपर 4.5 मीटर, फिर 6 मीटर का भी प्रावधान है। अब वो कौन से इलाके होंगे ये तो आने वाले दिनों में सामने आएगा। यानी कि कम से कम आपको 9.8 फीट के आसपास रास्ता चाहिए, जहाँ पे हमें अपना रेजिडेंशियल बिल्डिंग परमिशन लेना है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अखनूर टाउन की 13 वार्डों में हर गली इससे ऊपर है या इससे नीचे भी कुछ हैं, और अगर इससे नीचे कुछ हैं तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है, ये समझने वाली बात होगी। और ये सवाल जो है आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे इसका जवाब जो है अधिकारियों से लें या इन पार्षदों से लें जिन्होंने बड़ी समझदारी के साथ इसको पास किया है। ऐसे ही जब हम कमर्शियल की बात करते हैं, जो रिटेल शॉप्स आज खुली हुई हैं जहाँ नहीं बनेंगी, उसके लिए जो न्यूनतम सबसे कम रास्ता जो चाहिए वो 9 मीटर यानी कि 27 फीट से ज़्यादा चाहिए। अब वो कितने एरिया हैं हमारे यहाँ पर जहाँ 27 फुट का रास्ता होगा और जहाँ हम अपनी दुकान का परमिशन ले सकेंगे, वो भी जवाब आप लोग भली भांति जानते हैं। अब रास्ते के अलावा एक और चीज़ आती है, वो आती है बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन क्या है? बिल्डिंग लाइन आ जाती है कि अगर हमारे पास कोई प्लॉट था 30 फीट का जिसकी लंबाई है, तो आगे हम स्टार्टिंग से जहाँ रास्ता ख़त्म होता है, नाली ख़त्म होती है, हम वहीं से दीवार शुरू कर देते थे। लेकिन अब इन कानून के हिसाब से मेरे जो समझ में आता है, हम वैसा नहीं कर सकते। बिल्डिंग लाइन में आपको सेंटर ऑफ द रोड से कुछ आगे, जिसको हम सेटबैक कहते हैं जिनिंग का, अपने प्लॉट में वो जगह छोड़ के फिर अपना प्लेंथ वर्क शुरू करना है। बिल्डिंग लाइन की बात करूं तो बिल्डिंग लाइन यहाँ पर रेजिडेंशियल में जो बताई गई है वो लगभग 3 मीटर है, यानी कि रोड के सेंटर से 9.87 फीट छोड़कर ही आप अपने मकान का प्लिंथ भर सकते हैं। उसके आगे की जगह चाहे वो आपके प्लॉट में भी आती है, वो आपको खाली छोड़नी पड़ेगी। वैसा ही दुकान के केस में है। बिल्डिंग लाइन है 8 मीटर यानी कि लगभग 25-26 फीट। सेंटर से 27 फीट पूरा रास्ता होगा, उसका आधा निकाल लें तो लगभग 13.5, और फिर अगर पूरा जहाँ पे आपने प्लेंथ वर्क शुरू करना है तो लगभग 26-27 फीट ये भी बन जाएगा सेंटर से। तो ये सब कानून हैं जो हमने जब विशेषज्ञों से बात की थी, अभी हमने सिर्फ 2 ही केस डिस्कस किए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे अगर आपको बैंक्वेट हॉल की कोई परमिशन लेनी है, उसके लिए रास्ता कितना चाहिए, कितना एरिया आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कितनी ज़मीन आपको खाली छोड़नी है, अगर आपको लैब्स बनानी है कितना रास्ता चाहिए, अगर आपको स्कूल बनाने हैं, नर्सरी, कुछ भी मतलब एजुकेशन रिलेटेड बनाना है, उसके लिए अलग गाइडलाइंस है। अगर उसको मैं डिटेल में पढ़ना शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे किसी विशेषज्ञ के साथ। लेकिन इन होल जो अभी तक हमारी समझ में आया, या जो मुख्य रूप में जो उसके प्रमुख बिंदु हमें समझ में आए, जो विशेषज्ञों ने बताए, तो ये लगभग प्रैक्टिकली ज़मीनी हकीकत पर अखनूर टाउन में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा, मुमकिन नहीं है। ऐसे में बढ़ावा भ्रष्टाचार को मिलता है, क्योंकि आपका कागज़ के ऊपर नक्शा कुछ और अप्रूव होगा और आप ज़मीन पर कुछ और बनाएंगे, और वो किसकी अनुमति से बनेगा या किसकी अनुमति से आज तक बनता हुआ आया है, वो लोग, उसका जवाब आप खुद समझते हैं, आपके पास है।
अब ऐसे में इन पार्षदों की आखिर क्या मजबूरी थी, क्यों ये सब पास किया गया। और कुछ लोगों ने जिन्होंने मुझको इसके बताए थे कि जब मैंने इसको नहीं पढ़ा था कि लगभग 80% फ़ायदे हैं, या मैंने सुना जो कहते हैं कि इसके फ्लैट बन सकते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची मंजिलें बन सकती हैं, तो शायद या तो उनके पास इन्फॉर्मेशन का अभाव था, पूरी जानकारी इसको लेकर नहीं थी, या फिर वो मेरे से ज़्यादा इसको समझ चुके हैं, जिसको लेकर मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में दोबारा उनके साथ बैठूं, इसके फ़ायदे उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तक जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं कि जिस तरीके से बाकी म्यूनसिपैलिटीज़ में जल्दबाजी में इसको पास किया गया, जिनको देखकर इनका कहना है कि अगर वहाँ पास हो गया तो हम यहाँ क्यों ना करें, तो मैं आपको बता दूं कि जो गलियाँ, जो रास्ते आरएसपुरा में हैं, बिश्नाह में हैं, सांबा में हैं, वैसे आपको अखनूर में नहीं मिलेंगे। यहाँ की गलियों की चौड़ाई उतनी नहीं है शायद जितनी आप उन म्यूनसिपैलिटीज़ को देख रहे हैं, या यहाँ पर भी वैसे ही पास कर दिया गया जैसे वहाँ पर किया गया, बिना सोचे समझे, बिना इसको अमेंड किए। अब ये लोग चाहते तो इसके अंदर बदलाव कर सकते थे, अपने शहर को देखकर, यहाँ की गलियों को देखकर, और वैसा ही वादा भी हम आप दर्शकों को बता दें कि इन पार्षदों ने किया था। मेरे पास आज भी वो वीडियोस पड़े हैं जिसमें इन्होंने ये वादा किया था कि हम टेक्निकल लोगों के साथ बैठेंगे, क्योंकि ओल्ड शहर, ये लफ्ज़ इन्हीं के हैं कि ओल्ड शहर में इसको लागू करना पॉसिबल नहीं है, हम बैठेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसको ठीक करेंगे, फिर पास करेंगे। फिर आखिर क्या हुआ ऐसा कि जो इनको आनन फानन में इसको पास करना पड़ा। हम लोग इसके कतई भी खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, ज़मीनी हकीकत पर ये कितना लागू हो सकता है, वो बहुत अहम है। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हालत हम पिछले दिनों लगभग 1-1.5 हफ्ता पीछे चले जाएं, जो हम जम्मू शहर में देख रहे थे कि लोग अपने घरों में सोए होते थे और जेसीबी उनकी दुकानों पर चल रही होती थी, कहीं वैसा समय यहाँ पर तो नहीं आने वाला। और जम्मू शहर में क्या हुआ उसके बाद वो आपके सामने है। लोगों का विरोध, चैम्बर का विरोध, जिसके बाद मजबूरन चीफ सेक्रेटरी को बीच में इंटरप्ट करना पड़ा और वो तमाम सारी कार्रवाइयाँ बंद हुई। कल की अगर एक बड़ी अखबार की खबर की बात करें, अमर उजाला की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी ये आया कि जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इतनी बड़ी सिटी है, वहाँ पर भी इन कानूनों में वो अमेंडमेंट ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करना इसको पूरे तरीके से पॉसिबल नहीं हो रहा है। वहाँ पर भी वो कुछ रियायतें देने जा रहे हैं। फिर आखिर ऐसा यहाँ इतनी जल्दबाजी क्या थी? इन सब सवालों के जवाब हम इन्हीं पार्षदों से लेने की कोशिश करेंगे, और इसके फ़ायदे जो शायद 80% वो जानते हैं, जो मुझे समझ नहीं आए, हम उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे किसी एक विशेषज्ञ के साथ इस पूरे बायलॉज़ के ऊपर एक डिटेल चर्चा हो, ताकि लोगों को भी समझ आए कि आखिर ये बायलॉज़ क्या हैं। और कोशिश करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अखनूर से भी इन बायलॉज़ के बारे में जानने की, ताकि आप तक जो है संपूर्ण जानकारी इनको लेकर पहुँचे। और तमाम सारे लोग जो चाहे अखनूर म्यूनसिपैलिटी के बिलोंग करते हो, जोड़ियाँ से बिलोंग करते हो, खोड़ से बिलोंग करते हो, या तमाम जम्मू कश्मीर की म्यूनसिपैलिटी एरियाज़ में रहते हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कम से कम अपने पार्षदों से ये पूछा जाए कि आखिर क्या बायलॉज़ हैं जिनको वो पास कर आए हैं, जिन कानूनों को वो पास कर आए हैं। क्योंकि देश में भी कुछ ऐसे कानून बने जिनको बाद में वापस लेने की नौबत आई। क्या कहीं ये वैसे ही तो नहीं, या इसके कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो शायद हमारी समझ में नहीं आए? ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग देखते रहें जेके टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।